सभी प्यारे प्रशिक्षकों को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपका अत, अति लघुत्तरीय प्रश्न ये सामाजिक अध्ययन का स्टार्ट होगा। इसके पहले हम सामाजिक अध्ययन का बहुविकल्पी प्रश्न खत्म कर चुके हैं, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न 193 क्वेश्चन था। इसको कराया जा चुका है। अगर आप बहुविकल्पी प्रश्नों को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट बनाई गई है, सामाजिक अध्ययन फर्स्ट सेमेस्टर राजन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप वहां पर जाकर के इसको देख सकते हैं। ठीक है। और अच्छी तरीके से बहुविकल्पी प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका एसएसटी होता है अर्थात सामाजिक अध्ययन हो, ये 50 नंबर का पेपर होता है और इसमें 15 नंबर का आपका बहुविकल्पी प्रश्न आता है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 15 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न अपने आप में मायने रखता है। अगर आप अच्छी तरीके से 15 में 13-14 नंबर ला लेते हैं तो आपके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना या अच्छे नंबर लाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसलिए आप 193 क्वेश्चनों को यानी 193 प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, एक से दो बार, दो से तीन बार, यानी आप 3 बार तो अवश्य पढ़ लेंगे, तो जिससे कि आपको 193 क्वेश्चन या 193 क्वेश्चन वो याद हो जाएगा। अगर इसको 3 बार पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन याद हो जाएगा और बड़े आसानी से आप एग्जाम में कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न, सामाजिक अध्ययन का अति लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे कि लोग जुड़ सके हमसे। हमारे चैनल के द्वारा हमारी टीम वर्क कर रही है, काम कर रही है और आपके सारे सब्जेक्ट पे काम हो रहा है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हों चाहे वो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हों। ऐसा नहीं है केवल स्पेशली मैथ को ही ध्यान दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको अच्छे कंटेंट दिया जाएगा, सही चीजें लाया जाएगा जो आपके लिए यूजफुल हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न ये है, अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का महत्व बताइए। कह रहा है कि ग्राम पंचायत का महत्व बताइए। तो ग्राम से संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत में लिए जाते हैं। गांव के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को ग्राम पंचायत में सुलझा लेते हैं, जिससे उनके समय संपत्ति तथा संसाधनों की बचत हो जाती है। यानी ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी निर्णय होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होते हैं, उसको ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही उसे सुलझा लिया जाता है। जैसे आपके ग्राम पंचायत में प्रधान हो जाते हैं, चुनाव प्रधान का होता है, मुखिया बना दिया जाता है। अब अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम होती है या आसपास में किसी से कोई भी प्रॉब्लम हो गई, झगड़े वगैरह हो गए, तो क्या होता है कि लोग जाते हैं मुखिया के पास, प्रधान को बुलाते हैं या प्रधान के पास जाते हैं। तो अगर प्रधान सुलझा हुआ है, अच्छा व्यक्तित्व का है, तो आपको अच्छा निर्णय देगा, आपके जो विचार है उनको सुनेगा और उसकी समझौता कराएगा। ठीक है। तो यही ग्राम पंचायत का महत्व होता है। ठीक है, 2015 में प्रश्न पूछा गया है। अगला कह रहा है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो आपका कौन होता है, ग्राम प्रधान होता है। ठीक है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ग्राम प्रधान होता है। 2016 में प्रश्न पूछा गया है। अगला कह रहा है दीवार में टंगे हुए मानचित्र में ऊपर और नीचे की दिशाओं के नाम लिखिए। कह रहा है दीवार में जो टंगा हुआ चित्र होता है उसमें जो ऊपर और नीचे की जो दिशाएं होती है वो क्या होती हैं, ऊपर नीचे उत्तर और दक्षिण होती है, और उसके बाद साइड साइड में पूरब और पश्चिम होता है। यानी कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से होता है। ये आपका पूरब हो जाता है, ये पूरब हो गया, और ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया, और ऊपर नीचे ये आपका उत्तर हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, दक्षिण हो जाता है। तो वही कह रहा है मानचित्र में ऊपर की दिशा उत्तर की ओर होती है और नीचे की दिशा क्या होती है, दक्षिण की ओर होती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करा, प्रश्न नंबर 4 करा, मानचित्र में नदी और कुओं को दर्शाने वाले प्रतीकों को बनाइए। कह रहा है
मानचित्र में नदी और कुओं को दर्शाने वाले, मानचित्र में जिस जो मानचित्र होता है उसमें जो नदी होती है उसको हम किस तरीके से दर्शाते हैं, ये इस तरीके से, ऐसे जिगजैग टाइप रहता है, ये नदी है, ये नदी का प्रतीक है, क्योंकि वहां हम नदी तो बना नहीं सकते मानचित्र में, इसलिए हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं कि इतनी दूर नदी है। ठीक है। और कुआं, कुआं आपका देखिए जिगजैग टाइप का ही होगा, लेकिन ऊपर क्या होगा, रिंग जैसा बना रहेगा, यह वो क्या है, कुआं है। तो नदी का सिंबल ये होता है और कुएं का सिंबल ये होता है। 2015 में प्रश्न ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करा, मानचित्रण करते समय निम्नलिखित को प्रदर्शित करने के लिए उनका संकेत बनाइए। कह रहा है मानचित्रण करते समय निम्नलिखित को प्रदर्शित करने के लिए उनका मानचित्र प्रदर्शित करने के लिए उनका संकेत बनाइए। क पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, और अगला है पुलिस स्टेशन। पोस्ट ऑफिस को पीओ लिखते हैं, शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, पीओ लिखते हैं। और पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस को हम एंड टीओ लिखते हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पोस्ट यानी एंड टेलीग्राफ ऑफिस हो जाता है। और पुलिस स्टेशन क्या लिखते हैं, पीएस, पीएस पुलिस स्टेशन, ये आपका पुलिस स्टेशन हो गया। तो इसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न 2015 में पूछा गया है कि पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन-कौन से हैं? यानी पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन-कौन से होते हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख 3 स्तर हैं। कौन? एक तो आपका ग्राम पंचायत होता है, दूसरा आपका क्षेत्र पंचायत होता है, और तीसरा आपका जिला पंचायत होता है। इसीलिए इन सबका क्या होता है, इन सबका चुनाव भी होता है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये 3 स्तर होते हैं पंचायत व्यवस्था के। अगला प्रश्न करे, सौर मंडल के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे ग्रह का नाम बताइए। सौर मंडल का सबसे जो बड़ा ग्रह होता है वो आपका बृहस्पति होता है, और सबसे छोटा ग्रह आपका क्या होता है, कौन सा होता है, बुध होता है। सूर्य के सबसे नजदीक भी जो ग्रह होता है वो आपका कौन सा होता है, बुध ही होता है। ठीक है, बुध, बुध ग्रह होता है, सूर्य के सबसे नजदीक भी है और सबसे छोटा ग्रह भी है। अगला प्रश्न कह रहा है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। कह रहा है मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा धातु का प्रयोग किया था, तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। किसका, तांबा, तांबा धातु का प्रयोग किया था मनुष्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि बताइए। कह रहा है सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो किस तरीके से चीजों को लिखते थे। तो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी, भाव चित्रात्मक, यानी उसमें भावात्मक जैसी चीजें थी और उसी के द्वारा वो उसको चित्रांकन करते थे। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी हमारी वो भाव चित्रात्मक थी, देवनागरी लिपि नहीं थी। देवनागरी लिपि तो अब हो गई है। तो ये सिंधु सभ्यता की बात किया जा रहा है, तो सिंधु सभ्यता में भाव चित्रात्मक था। अगला प्रश्न कह रहा है, 2015 में प्रश्न पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि आग की खोज किस प्रकार की गई है। ठीक है, और बहुविकल्पी में कभी कभी पूछ लेता है कि आग की खोज किस काल में हुई है। यहाँ पूछ रहा है आग की खोज किस प्रकार की गई, कैसे आग की खोज का पता लगाया गया। ठीक है, तो देखिए, पूरा पाषाण काल में औजार बनाने हेतु लोग एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारते थे। यानी जब वो औजार बनाते थे, क्योंकि औजार वो क्या करते थे, पत्थरों से ही बनाते थे, पत्थर को काट करके वो औजार बनाया करते थे। तो जब वो पत्थर को एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर टकराव करते थे, यानी एक पत्थर से दूसरे पत्थर में जब चोट मारते थे, तब क्या होता था कि वो टकराने के कारण उसमें चिंगारी निकलती थी। जब चिंगारी निकली तो उन्हें आग का ज्ञान हुआ, और वो चिंगारी बार बार देख रहे थे कि ये बार बार चिंगारी निकल रही है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा विचार आया होगा कि ये चिंगारी जो निकल रही है इसको हम यूज कैसे करते हैं। तो कुछ ना कुछ वो किए होंगे जिससे आग लग गई होगी, आग जल गई होगी। तो उनको आग की खोज का पता चल गया। तो वही चीज लिखा है कि पूरा पाषाण काल में औजार बनाने ही लोग एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारते थे। तो एक पत्थर से दूसरे पत्थर से टकराने पर आग की चिंगारी निकलती थी, जिससे उन्हें आग का ज्ञान हुआ। आग इस युग की महान खोज थी, यानी पूरा पाषाण काल की सबसे महान जो खोज थी, इसको ध्यान रखिएगा। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल की जो सबसे महानतम खोज थी वो कौन सी थी, आग की खोज थी। ठीक है,
पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण का सबसे महानतम जो खोज थी वो कौन थी? आग की खोज। ठीक है, ये है। इसको याद रखिएगा, ये बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करा है, गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? करा गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? तो सबसे पुराना जो आपका वेद है वो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र का संबंध है। अगला है, महाभारत का पुराना नाम बताइए। कह रहे हैं महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का जो पुराना नाम है वो जय संहिता है। क्या है? जय संहिता। ठीक है, जय संहिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर कौन सा है? कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा व सबसे गहरा। तो विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा जो महासागर है वो आपको कौन सा है? प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा व सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? कह रहा है पृथ्वी के परिभ्रमण भ्रमण की दिशा, यानी ये जो घूमती है वो किधर से किधर घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, उल्टा घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। क्योंकि जो आपका सूर्य होता है ये पूरब से निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन आपका जो पृथ्वी है, पृथ्वी ये पश्चिम से घूमती है और पूरब की तरफ आती है। ठीक है, तो इसका जो घूमने की दिशा है वो उल्टा है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास क्या है? कह रहा है इतिहास क्या है? तो मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। यानी जो आज हम पढ़ते हैं, जो जिन चीजों को पढ़ते हैं कि पहले के लोग कैसे रहते थे, पहले के लोग क्या खाते थे, पहले के लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे, पहले के लोगों का जो मुख्य भोजन था वो क्या था, पहले के लोग के पालतू क्या थे, जानवर क्या थे, कैसे वो क्या करते थे। तो जो चीज हम पढ़ते हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं, वही आपका इतिहास है। अगर आज ये चीजें लिखी नहीं होती तो हमको कैसे पता चलता कि आग की खोज कैसे हुई, या जो उस समय के जो मनुष्य थे, मानव थे, उनका जो पहला जो पालतू जानवर कुत्ता था उसका पता नहीं लग पाता। तो ये चीजें लिखी गई है, यही आपका इतिहास है जो हम पढ़ते हैं, उसी पे हम विचार करके क्या करते हैं, आपस में तर्क और वितर्क करते हैं। तो इतिहास का मतलब वही होता है कि जो विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। चलिए अगला प्रश्न, पूरा पाषाण काल की कोई दो विशेषताएं बताइए। कह रहा है पूरा पाषाण काल की कोई दो विशेषता। पहला, इस काल में मानव की जीविका का आधार क्या था? शिकार था। यानी पूरा पाषाण काल में, इस काल में मानव की जीविका का जो आधार था वो क्या था? शिकार था। दूसरा, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हुआ। यानी पूरा पाषाण काल में क्या हुआ? आग का आविष्कार हुआ। तो ये आपकी दो विशेषताएं हैं। एक तो ये है कि इनका जीविका का इनका जो आधार है वो शिकार था, और दूसरा, पूरा पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण जो खोज हुई वो आग की हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नव पाषाण काल की विशेषता बताइए। कह रहा है नव पाषाण काल की विशेषता। तो पहला विशेषता यह है कि पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। अब ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाण काल में आग की खोज और नव पाषाण काल में पहिए की खोज, एक महान उपलब्धि है। ठीक। दूसरा, कुत्तों को पालतू बनाया था। यानी नवपाषाण काल में ही पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता। इसी समय से कुत्ते को वो पालतू बनाए। तीसरा, कृषि का आरंभ। और तीसरा भी इंपॉर्टेंट है कि नवपाषाण काल में ही क्या हो गया? कृषि का आरंभ हो गया। ठीक है, तो महान महान उपलब्धियां नवपाषाण काल में ही हुए। एक तो पहिए का आविष्कार हुआ, दूसरा आपका कुत्तों को पालना शुरू किए, तीसरा कृषि। ठीक, ये हुआ। अगला चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध जी थे। कौन थे? गौतम बुद्ध जी थे। नेक्स्ट, 2015 और 2015 के फर्स्ट फेज में और सेकंड में फेज में दोबारा एग्जाम हुआ, तब भी ये प्रश्न पूछा गया, और 2016 में भी पूछा गया। एक तारा किसे कहते हैं? तो वह आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित हो, यानी स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला ही क्या होता है? तारा होता है। जो ग्रह आपका होता है वो तारा के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ग्रह अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता। तो यहाँ पे तारा की बात हो रही है, तो वह आकाशीय पिंड जो
अपने प्रकाश से प्रकाशित हो और प्रकाश तथा उष्मा वितरित करता है, तारा कहलाता है। यही जो प्रकाश और उष्मा वितरित करता है, ये देता है किसको? ग्रह को। तो वही आपका, इसी के प्रकाश से ग्रह क्या होता है? चमकता है। तो तारा क्या होता है कि वह आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है और प्रकाश तथा उष्मा वितरित करता है, बांटता है, वही क्या कहलाता है? तारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, परिभ्रमण का अर्थ लिखिए। परिभ्रमण का अर्थ, तो आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष स्तर पर घूमता है तो उसके घूमने की क्रिया परिभ्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है? परिभ्रमण। यानी आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष स्तर पर घूमता है, यानी अपने अक्ष को छोड़ता नहीं है। ऐसा नहीं कि घूमते घूमते अपने अक्ष से, अपनी धुरी से कहीं और चला जाए, ऐसा नहीं होता है। वो अपनी धुरी पर ही, अपनी अक्ष पर ही घूमता है। वही जो घूमने की क्रिया है, वही क्या कहलाती है? परिभ्रमण कहलाती है। अगला प्रश्न 2015 और 17 में पूछा गया है, आकाश गंगा किसे कहते हैं? क्या आकाश गंगा किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड में बड़े बड़े समूहों में खरबों तारे पाए जाते हैं। क्या होते हैं? खरबों तारे पाए जाते हैं। ब्रह्मांड में बड़े बड़े समूहों में खरबों तारे पाए जाते हैं। तारों के ऐसे किसी समूह को आकाश गंगा कहते हैं। यानी ब्रह्मांड में क्या होता है कि जो तारे होते हैं वो बड़े बड़े समूहों में पाए जाते हैं, और वही समूह यहाँ पर क्या, समूह का नाम क्या रखा गया? आकाश गंगा रख दिया गया। ठीक। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, 2016 में पूछा गया है, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? कह रहे हैं, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त छोटे छोटे पिंड भी चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यानी सूर्य के चारों ओर ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त छोटे छोटे पिंड भी चक्कर लगाते हैं, और इन आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर केवल ग्रह और उपग्रह ही चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि छोटे छोटे पिंड भी क्या करते रहते हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, और इन आकाशीय पिंडों को ही हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न 2015 पूछा गया है, कांसा धातु किस धातुओं से मिलकर बनी है? तो ध्यान रखिए कि जो कांसा धातु होती है, तांबा और जस्ता से मिलकर के बनी होती है। किससे? तांबा और जस्ता से। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था? तो कह रहा है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था? जो लोग शत्रुओं से युद्ध करते थे तथा अपनी प्रजा की रक्षा करते थे, उन्हें क्या कहते थे हम? क्षत्रिय कहते थे। लेकिन आज क्या है, जो ठाकुर लोग हैं, सिंह लोग हैं, वो अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं। लेकिन वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत उसमें कहा गया था कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो लोग प्रजा की रक्षा करते थे, वही क्या कहलाते थे? क्षत्रिय कहलाते थे। वो चाहे किसी भी जात के हों, शत्रुओं से युद्ध करके अपनी प्रजा की रक्षा करते थे, वो चाहे किसी भी जात के हों, वो क्षत्रिय कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों के नाम बताइए। तो प्राचीन भारत के दो महाकाव्य, एक तो महाभारत है और दूसरा क्या है? रामायण है। एक क्या है? महाभारत, दूसरा रामायण। 2017 में प्रश्न पूछा गया है। अगला, विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहां से प्राप्त किया? यानी विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध को कहां से प्राप्त हुआ? यानी ऐसी क्या चीज उन्होंने पढ़ा, या कहाँ पे इन चीजों को उनको आभास हुआ? तो ये आपका उपनिषद से हुआ। उपनिषद से उनको पता चला, मिला कि विश्व दुखों से भरा है, यानी विश्व में बहुत सारे दुखी लोग हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? 2019 और 2022 में पूछा गया है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव, ये प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं। ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं, जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे, जो प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं। अगला 28 नंबर का है, जैन धर्म के 23वें तथा 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी
और अगर पहला तीर्थकर पूछे तो ऋषभदेव है, ध्यान रखिएगा। ये पहला तीर्थकर ऋषभदेव, और 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ, और 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी थे। अगला कह रहा है महावीर के बचपन का नाम क्या था। कह रहा है महावीर के जो बचपन का नाम था वो क्या था। तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अष्टांगिक मार्ग क्या है, यह किनसे संबंधित है। तो अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा निर्वाण प्राप्ति हेतु बनाया गया यह मार्ग है। इसके 8 नियम हैं। 2015 के सेकंड एग्जाम पूछा गया था कि अष्टांगिक मार्ग क्या है या किससे किनसे संबंधित है। तो अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा निर्वाण प्राप्ति हेतु बनाया बताया गया था। इसके 8 नियम हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक वाक मतलब वाणी, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, कर्मांत मतलब कर्म, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवक, आजीवक मतलब आजीविका, सम्यक व्यायाम तथा सम्यक समाधि। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गया आपका। ठीक है, ये बुद्ध जी के अष्टांगिक मार्ग थे। 8 मार्ग उन्होंने बताया, इन्हीं पे चलने के लिए उन्होंने बताया था। अगला प्रश्न करा पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है। तो पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा आपका नव पाषाण काल। 2016 में प्रश्न पूछा गया है। पाषाण युग 3 है, याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करें 4 वेदों के नाम लिखिए। 4 वेदों के नाम 2015 में पूछा गया है। 4 वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, फिर सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद है। ये आपके 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक, चलिए अगला प्रश्न सप्त संध्याओं के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम लिखिए। कर सप्त संध्याओं के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम, अथवा 2016 में यही दोनों प्रश्नों के उत्तर एक ही है, लेकिन 2016 में जो पूछने का तरीका ये था और 2000 में उसी प्रश्न को पूछने का तरीका ये है कि सप्त सैंधव की किन्हीं 2 नदियों के नाम लिखिए। तो अगर आने वाली नदियों के नाम पूछेगा तो सब लिखना पड़ेगा, और 2 नदियों के नाम पूछेगा तो इसमें से कोई 2 लिख सकते हैं। पहला कौन सी नदी है सप्त सैंधव में? सिंधु नदी, सरस्वती नदी, सतुद्री अर्थात सतलज नदी, चौथा झेलम नदी, पांचवा चिनाब अर्थात आस्कनी, और छठवां आपका रावी अर्थात पशरवी है, और सातवां आपका विपाशा अर्थात व्यास नदी है। सप्त सैंधव का मतलब 7 नदियां, सिंधु, सरस्वती, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास, ये 7 नदियां हैं। अब इसमें से जितने का पूछेगा, कभी कभी 2 पूछ ले, कभी 3 पूछ ले, कभी 4 पूछ ले, तो इसी में से याद रहेगा तो आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में किस देवता का वर्णन है। कह रहा है ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में किस देवता का वर्णन है। तो ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है। ऋग्वेद में अधिकांश मंत्रों में किस देवता का वर्णन है। तो ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है। ये है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है सैंधव कालीन मुहरे हमें क्या जानकारी देती हैं। कह रहा है सैंधव कालीन जो मुहरे थे वे उनको देख करके हमको क्या पता चलता है या हमको क्या जानकारी मिलती है। तो विभिन्न धातु से बनी मोहरों पर बने भैंस, सांड, बाघ तथा गैंडे के चित्र इस काल के घोतक हैं और ये बताते हैं कि सिंधुवासी कुशल कारीगर थे।
यानी इससे ये पता चलता है, उन मोहरों से ये पता चलता है कि उस समय सिंधुवासी के जो लोग थे वो कुशल कारीगर थे, क्योंकि उनके मोहरों पर भैंस, सांड, बाघ तथा गैंडे के चित्र बने हुए थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, खगोल शास्त्री किन्हें कहते हैं? करा खगोल शास्त्री किन्हें कहते हैं? तो जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखते हैं वे खगोल शास्त्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खगोल शास्त्री कहलाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाली भारतीय राकेश शर्मा ने कब और किस अंतरिक्ष यात्री में यान में यात्रा की थी? तो भारत तथा सोवियत संघ द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष अभियान में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यान सोयुज सोयुज टी सेकंड से सन 1984 में यात्रा की थी। किसमें? यान सोयुज टी सेकंड से उन्होंने 1984 में यात्रा की थी। ठीक है। अगला प्रश्न 2015 में भी पूछा गया है कि पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो अभी इसके ऊपर भी बताया गया, तो एक तो आपका ग्राम पंचायत, दूसरा आपका क्षेत्र पंचायत, और तीसरा आपका कौन सा होता है? जिला पंचायत होता है। ठीक है। ये 3 स्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को ध्रुवों से बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी को ध्रुवों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी को ध्रुव में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मकर रेखा किसे कहते हैं? 2016 में प्रश्न पूछा गया है। तो मकर रेखा यानी मकर बिंदु 23.5 अंश दक्षिण अक्षांश को हम क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। 23.5 अंश दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। अगला, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। जो आपका ग्रांड ट्रंक रोड अर्थात जो जीटी रोड है, जो जीटी रोड है, ये किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी जी। अगला प्रश्न करा, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। करा सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? तो सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक। क्षेत्रफल के आधार पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो जनसंख्या के आधार पर अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है। अगला प्रश्न 2019 में पूछा गया है कि पृथ्वी के किस भाग में सूर्यताप प्राप्त होता है? अरे पृथ्वी के किस भाग में सूर्यातप अधिकतम प्राप्त होता है? तो यह है आपके साइबेरिया में स्थित बर्खोयास्क नामक स्थान पर सूर्यताप अधिकतम प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो पंचायत व्यवस्था आपके 3 स्तरों पर कार्य करती है, जो कि अभी आपको ऊपर बताया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है, नासा का पूरा नाम। तो नासा का जो पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ये आपका नासा का पूरा नाम है। 2019 में प्रश्न पूछा गया है। अगला कह रहा है, स्वशासन से आप क्या समझते हैं? कह रहा है स्वशासन से आप क्या समझते हैं? 2019 में प्रश्न ये भी पूछा गया है। तो स्वशासन या होम रूल का अर्थ होता है राज्य के किसी अंग अर्थात प्रशासनिक प्रभाग द्वारा कुछ व्यक्तियों का उपभोग जो केंद्रीय शासन द्वारा उसे प्रदान किया जाए, स्वशासन कहलाता है। यानी राज्य के किसी अंग, अंग मतलब प्रशासनिक, किसी अंग मतलब प्रशासनिक प्रभाग द्वारा कुछ शक्तियों का उपयोग जो केंद्रीय शासन द्वारा उसे प्रदान किया जाए, वो स्वशासन कहलाता है। अगला प्रश्न 2019 में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता के नाम क्या हैं? मातृ देवी, पशुपति शिव और प्राकृतिक शक्ति। ये आपके हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी व देवता हैं। अब इसमें क्या है? सूर्य, अग्नि और जल, ये आपके मेन माने जाते हैं। ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न करा है सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। करा है सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर 2019 में प्रश्न पूछा गया ये भी। तो पहले हम सिंधु सभ्यता को देख लेते हैं। यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु सभ्यता के निर्माता किस जात के थे इसमें अभी विवाद है, लेकिन अधिकतर विद्वान द्रविड़, सुमेर, आर्य आज बताते हैं। यानी सिंधु सभ्यता, यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वो किस जात के थे इसमें अभी विवाद है। अधिकतर जो विद्वान थे वो उनको द्रविड़, सुमेर और आर्य बताते थे। अगर अब हम वैदिक सभ्यता की बात कर ले तो वैदिक सभ्यता में क्या है, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। इसमें ये कंफर्म है कि इसके जो निर्माता थे वो कौन थे, आर्य थे। वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल ऋग्वेद काल कहा जाता है और दूसरा क्या है, उत्तर वैदिक काल। इसमें चीजें फिक्स थी। अगला प्रश्न करा छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल 16 महाजनपद थे। कितने, कुल 16 महाजनपद थे। ठीक है, तो कुल 16 महाजनपद थे। अगला प्रश्न 50 नंबर का रहा है प्रश्न। 50 नंबर देखिए, कह रहा है पृथ्वी को हरित ग्रह यानी ग्रीन प्लेनेट क्यों कहते हैं। पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट क्यों कहते हैं, तो देखिए हरित गृह तापरोधी दीवारों वाला एक ऐसा कमरा होता है जिसकी छत कांच या पारदर्शी प्लास्टिक से बनी होती है। सूर्य की किरणें छत को पार कर अंदर आ जाती हैं तथा कमरे के तापमान को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। यह तापमान कमरे के अंदर बना रहता है, बहुत कम वापस आता है। अतः शीतल क्षेत्रों एवं शीत ऋतु में भी इन पवन के अंदर ग्रीष्म ऋतु के फूल पौधे और सब्जियां उगाई जा सकती है। भूमंडल के वायुमंडल में भी यह हरित गृह प्रभाव पाया जाता है। यह आपका पृथ्वी का हरित गृह यानी पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इस चीज को याद रखना होगा आपको, रखना होगा क्योंकि ये 2019 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करें संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय या किस काल के बीच, किस समय व काल के बीच में हुई थी। तो संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, 2018 में प्रश्न पूछा गया है। अगला सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। 2018 में प्रश्न, ये सब सारे प्रश्न 2018 में पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। अगला प्रश्न करा जैन धर्म के 5 अणुव्रत क्या है। तो जैन धर्म के 5 अणुव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य है। जैन धर्म के पांचों अणुतत्व को आप याद रखिएगा, 2018 में प्रश्न पूछा गया है, हो सकता है प्रश्न पूछा जाए। अगला प्रश्न कर रहा है बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है, लिखिए। तो बौद्ध धर्म का जो मूल आधार है वो आपका क्या है, अहिंसा है। क्या है, अहिंसा। अगला प्रश्न नगर पंचायत कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है। तो नगर पंचायत 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है नगर पंचायत। ठीक है, नगर निगम के अध्यक्ष का पद अथवा नाम क्या है। तो नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं उनका नाम महापौर कह लीजिए या फिर मेयर होते हैं। ठीक है, नगर निगम में महापौर या मेयर के नाम से चुनाव होता है। अगला कृषि का आरंभ किस काल में हुआ, अभी ऊपर चर्चा किया गया था। तो कृषि का आरंभ जो होता है ये नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है। तो मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी। तो हर्यक वंश की जो स्थापना की थी वो बिंबसार ने की थी। किसने किया था, बिंबसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगोडा क्या है। पैगोडा क्या है, 2017 में ये सब सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सब पूछे गए हैं। पैगोडा क्या है, तो पैगोडा एक प्रकार का बौद्ध मंदिर है। क्या है, पैगोडा एक प्रकार का बौद्ध मंदिर
है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण साक्षरता का अभाव, परंपरागत विचारों का प्रभाव। भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण लिखिए। तो साक्षरता का अभाव, परंपरागत विचारों का प्रभाव, ये है आपके भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण। कि अगर लोग साक्षर नहीं होंगे, उनका अभाव रहेगा, तब भी जनसंख्या में वृद्धि होगी। और दूसरा, परंपरागत विचारों का प्रभाव, जो हमारी विचारें चली आ रही हैं बहुत दिनों से, बहुत बहुत सालों से, पुराने समय से, वही परंपरागत होती है। उन्हीं विचारों पे अगर हम रहेंगे तो हमारी जनसंख्या में वृद्धि होगी होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 62 नंबर का है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो ये आप सबको पता होगा कि राष्ट्रगान की जो रचयिता है वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इनका पूरा नाम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर है। 63 नंबर का है, वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है? तो वायुमंडल जो है ये पृथ्वी से क्यों जुड़ा है? 2017 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो पृथ्वी में आकर्षण बल अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी होती है इसमें आकर्षण बल अधिक होती है, यानी गुरुत्व बल के कारण ही आकर्षण बल आता है। जैसे कोई चीज जब ऊपर से फेंकी जाती है तो हमेशा पृथ्वी पर आके गिरती है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्व बल बहुत अधिक होता है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि पृथ्वी में आकर्षण बल अधिक होता है। वह अपने इस आकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। वायु गैसों के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है, अतः पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु के इन कणों को आकर्षित कर वायुमंडल से पृथ्वी को जोड़े रखती है। तो हमने बताया, जो आकर्षण बल है अर्थात जो गुरुत्व बल है, इसी के द्वारा पृथ्वी पर कोई भी चीज अपनी तरफ खींचा जाता है। और जो वायु होती है आपकी, वो गैसों के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती है। और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति जो होती है वायु की इन कणों को आकर्षित करके वायुमंडल से पृथ्वी को जोड़े रखने में सहायक करती है। तो इसीलिए हमारा वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हाइडे स्पीच हाइडे स्पीच अथवा झेलम का युद्ध क्या है? यानी हाइडे स्पीच कर लिया अथवा झेलम का युद्ध क्या है? तो इसका युद्ध सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीच युद्ध कहा जाता है। यानी झेलम का जो युद्ध है ये सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ, यानी सिकंदर और पोरस के साथ जो युद्ध हुआ था, इसी युद्ध को ही हम क्या कहते हैं? झेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? झेलम कहते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में आपके 8 ग्रह हैं। वैसे सौर मंडल में तो 9 ग्रह थे, लेकिन अब वो 8 हो गया है। यम अर्थात 9वें ग्रह यम को हटा दिया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां थी। ये अपनी कक्षा में चक्कर लगाते लगाते दूसरों की कक्षा में चला जाता था, और इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो ग्रहों से नहीं मिल रही थी। इसलिए इनको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया और इनका नाम बौना ग्रह के नाम से रखा गया। ठीक है, तो आइए जानते हैं 8 ग्रह कौन कौन से हैं। आपका बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपके 8 ग्रह मुख्य रूप से हैं। अगला कह रहा है सौर मंडल से किस ग्रह को निकाल दिया गया? तो आप सबको पता है, अभी हमने बताया सौर मंडल को, सौर मंडल से यम ग्रह को हटा दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। तो इसमें क्या कहा गया है कि सौर मंडल में पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, परंतु अब 8 है। सौर मंडल से यम ग्रह को निकाल दिया गया, यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो यम को किस ग्रह की श्रेणी में रखा गया है? बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न करा, अनिश्वरवाद क्या है? करा अनिश्वरवाद क्या है? तो ईश्वर को न मानने वाला अनिश्वरवाद होता है, यानी जो ईश्वर को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, वो अनिश्वरवाद होता है। इस संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। क्या है? समानता है। किसमें किसमें? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अगला प्रश्न क्या कर रहा है?
मंदाकिनी क्या है? कह रहा है मंदाकिनी क्या है? तो तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है एवं जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज होता है, मंदाकिनी कहलाता है। एक तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है एवं जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज होता है, वो क्या कहलाता है? मंदाकिनी कहलाता है। अगला, आकाश गंगा क्या है? कह रहा है आकाश गंगा क्या है? तो ब्रह्मांड ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों से निर्मित है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह क्या है? जरा क्षुद्र ग्रह क्या है? तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य कुछ छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। क्या है? मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य, जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह है, इसी कक्षाओं के पास या बीच में कुछ छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं, और उसे ही हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न, सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर आपके अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर जो था ये किसका शिष्य था? अरस्तु का था। अरस्तु अरस्तु ने ही एक स्टेटमेंट दिया कि समाज में रहने वाला व्यक्ति या तो पशु है या फिर भगवान है। एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था अरस्तु जी ने कि समाज में रहने वाला व्यक्ति या तो पशु के समान है या फिर भगवान के समान है। तो आप समझना होगा कि जो समाज में रह रहा है वो पशु के जैसा बनना चाहता है या भगवान जैसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? तो सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। क्या था? सेल्यूकस निकेटर था। ये सिकंदर के सेनापति का नाम था। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खुदाई के जनक कौन है? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई के जो जनक हैं वो कौन है? जॉन मार्शल तथा राखलदास बनर्जी हैं। कौन है? जॉन मार्शल व राखलदास बनर्जी हैं। ये मोहनजोदड़ो की खुदाई के जनक। अगला प्रश्न, पिरामिड का क्या आशय है? कह रहा है पिरामिड का क्या आशय है? तो पिरामिड का आशय राजाओं के मकबरे से है। तो पिरामिड का आशय है वो किससे है? वो राजाओं के मकबरों से है। राजाओं के मकबर जो थे वो पिरामिड से ही बनाए जाते थे। अगला प्रश्न, और इस क्लास का लास्ट प्रश्न होगा क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन दिया गया है और हम अभी आधे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, आधे क्वेश्चन को हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न कर रहा है फराओ फराओ किसे कहते हैं? जो फराओ है वो किसे कहते हैं? तो मिस्र के सम्राट को हम क्या कहते हैं? फराओ कहते हैं। किसे? मिस्र के सम्राट को हम फराओ कहते हैं। ये आपका 75 क्वेश्चन हुआ। अब इसके बाद हम इसकी जो 76 नंबर क्लास है वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको 76 नंबर से स्टार्ट करेंगे, बता दें, पढ़ा देंगे। आप अच्छी तरीके से 75 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो इंपॉर्टेंट है आपको बता भी दिया गया और दूसरी चीज उसमें एग्जाम में आए भी गए हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम में प्रश्न नहीं आए हैं वो नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, सब अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, फिर अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद प्लीज एक लाइक कर दिया करिए। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे थोड़ा सा नॉन एक्टिव दिख रहे हैं, ऐसी क्या बात है? आप प्लीज कमेंट करिए कि ऐसी क्या दिक्कत है आप जो आपके द्वारा प्यार और स्नेह नहीं मिल रहा है। ऐसी अगर कोई बात है तो आप प्लीज कमेंट अवश्य करिए, उस पर अमल जरूर किया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बाकी आपको क्या करना है वो आपको समझना होगा। हम लोग का जो करना है वो हम लोग कर रहे हैं, बाकी आपकी इच्छाएं हैं, और कोशिश किया जा रहा है कि आपको अच्छी चीजें दिया जाए, अच्छे से पढ़ाया जाए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जबरदस्त तरीके से क्या करिए? पढ़ाई करते रहिए।
और कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी अगर आ रही हो तो आप कमेंट अवश्य कर दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।